क्या हो गया मेघना, इतनी सैड क्यों लग रही हो? देखो इतनी ग्रीनरी है आसपास, हिमालय में हो तुम, फिर भी मुंह बना हुआ है तुम्हारा, फिर भी सैड लग रही हो। क्या बात हो गई? हाँ यार जानती हूँ मैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये, मनाली में हूँ मैं, लेकिन यार पता नहीं क्यों फिर भी ये मन है ना, शांति नहीं होता। ऐसे लगता है अतीत की स्मृतियाँ बार बार परेशान करती है, वही पास्ट जैसे बार बार घूम के सामने आ जाता है। इतनी खूबसूरती होती है बाहर, फिर भी मन नहीं लगता यार। बर्फ़ देख ली, नज़ारे देख लिए, पक्षी देख लिए, पर्वत देख लिए, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो अतीत की स्मृतियाँ इतना परेशान करती हैं। क्या कोई तरीका नहीं है इन सब से लड़ने का? हे एवरीवन, दिस इज़ मेघना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अतीत एक ऐसा शब्द है ना जो जितना सीधा आपको दिख रहा है उतना है नहीं। चाहे किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ आप दुनिया के, ये पीछा ही नहीं छोड़ता आपका। चाहे कोई भी नया काम क्यों ना करना चाहो, आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहो, पर ये वो बाधा होती है ना जो जैसी मन में याद आती है ना आपको कि यार परिवार वेट कर रहा है, जॉब छूटी जा रही है, ये नहीं किया तो सरवाइव कैसे करूँगी या करूँगा, पैसे कैसे आएंगे। अतीत में जितने भी बिलोंगिंग्स इकट्ठे कर लिए हैं, जितने रिश्ते बना लिए हैं कि जिस पे निर्भरता हो गई है, एक तरीके से डिपेंडेंसी हो गई है, वो कैसे पूरे होंगे। तो ये कहीं ना कहीं इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमारा माइंड इसको एक तरीके से प्रायोरिटी में लेने लगता है। एक ऐसी प्रायोरिटी कि जब तक इस पूरे अतीत के फैक्टर को पूरा नहीं किया, टैकल नहीं किया, तब तक माइंड खाली नहीं होता। वो कहता है कि इसको पहले पूरा करो, जो भी ये पास्ट की चीज़ें छोड़ी हुई है ना, इसको पहले पूरा करो, उसके बाद ही कुछ नया कर पाओगे तुम। लेकिन क्या है ये अतीत, और क्यों ये हमेशा वर्तमान में एक बड़ी बाधा बन के आ जाता है? और ऐसा नहीं कि बस वर्तमान में ये बाधा बन के आता है, ये फ्यूचर को भी अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करवाता है हमसे, हमारे पास्ट मेमोरीज के बेसिस पे कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, पास्ट में कोई घटना थी जब मैं वो उसे कर रहा था तो मुझे फेलियर फेस करना पड़ा था। तो फ्यूचर में भी फिर माइंड उसी तरीके का एक एनालिसिस पेश कर देगा हमारे सामने, और फ्यूचर से भी एक डर आ जाएगा हमको कि यार नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये चीज़ पास्ट में हुई थी, क्योंकि जब मैंने ये काम पास्ट में ट्राई किया था, या क्योंकि किसी ने इस काम को पास्ट में ट्राई किया था तो उसके साथ ये हुआ था, तो हो सकता है मेरे साथ भी यही होगा। मेरा भी जो फ्यूचर है वो भी वैसे ही उन चीज़ों को क्रिएट करेगा जैसे उसके साथ हुआ था या जैसे मेरे पास्ट में हुआ था। और इन सब का नतीजा ये होता है कि वर्तमान को, प्रेजेंट को पूरी तरीके से स्क्रू कर देता है, एक तरीके से खराब कर देता है ये अतीत। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा भगवद गीता अध्याय 3 का श्लोक नंबर 8, तत्व वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। मतलब यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के बारे में बात बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति है, मतलब जो मटेरियल वर्ल्ड है वो कैसा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, प्रबुद्ध पुरुष आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक मानते हैं। वे समझते हैं कि केवल गुण ही इंद्रिया, मन आदि के रूप में गुणों के बीच बोध के विषयों के रूप में विचरण करते हैं, और इस प्रकार वे उनमें उलझते नहीं हैं। तो एक तरीके से पूरा ये जो अतीत है हमारा, जो हमें वर्तमान में जीने नहीं देता और फ्यूचर का एक अंधा प्रेडिक्शन करके बता देता है, इससे बचने की एक विधि बता रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक विधि जो कि बिल्कुल सटीक है, वो विधि बता रहे हैं यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को। तो जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको मैं बता दूँ कि मैं अपने चैनल में ज़्यादातर जो स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लेन करती हूँ वो वेदांत के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती है। वेदांत में 3 बुक्स हैं जिनको कि 3 मूल स्तंभ माना जाता है, प्रस्थान त्रय माना जाता है वेदांत का।
जो कि है उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र। तो भगवद गीता वेदांत की एक बुक है, ठीक है। तो जब भी वेदांत में हम बात करते हैं ना कॉन्सेप्ट्स की, अब क्योंकि भगवद गीता भी वेदांत की बुक है, तो जब भी मैं एक्सप्लेन करूंगी उन कॉन्सेप्ट्स को, तो उसमें हमेशा 3 की बात की जाती है। वैसे तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से उनको पता होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि ये जो 3 हैं जिनकी बात की जाती है वेदांत में, वो होते हैं आत्मा, अहम और प्रकृति। प्रकृति मतलब ये पूरा फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड, जो कि पानी, मिट्टी, हवा, जितने भी पदार्थ होते हैं ना बेसिक, उनसे मिलके, उन सारे बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बनी हुई होती है, इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी। अहम होता है ईगो, मतलब कि आप खुद जो है वो अहम होते हैं। ईगो जो कि बात कर रहा है, जो कि एक्शंस ले रहा है या चुनाव कर रहा है। और आत्मा होता है एक तरीके से सोर्स इस पूरी प्रकृति का और ईगो का भी, जहाँ से ये पूरी प्रकृति आई है, लेकिन वो इस प्रकृति का हिस्सा नहीं है, वो इस प्रकृति से अलग है, परे है एक तरीके से, लेकिन वही है जो सोर्स है इस पूरी प्रकृति का और बेस में है, मूल में है। तो जिस तरीके से साइंस में हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये बेस माने जाते हैं और फिर उससे मिलके पूरा जो कॉन्सेप्ट्स है साइंस का वो बनते हैं, थ्योरीज बनती है, वैसे ही वेदांत में मूल में ये 3 होते हैं। और जब भी बात की जाती है, चाहे वो भगवद गीता के किसी श्लोक में बात की जाए, तो इन्हीं तीनों को इलेबरेट करके फिर बात की जाती है। तो देखिए वही फिर कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को श्री कृष्ण की जो प्रबुद्ध पुरुष है, ऐसा पुरुष जो कि मुक्त है अपने अतीत से, जो एक आइडियल मुक्त पुरुष है, जिसने कि मेडिटेशन की स्टेट या योग की स्टेट को अटेंड कर लिया है। मतलब जो एक आइडियल स्पिरिचुअल स्टेट होती है कि हाँ, जहाँ तक हम सबको पहुँचना होता है, जहाँ पहुँच के जो अतीत है वो मिट जाता है। तो जो वो पुरुष होता है, जो प्रबुद्ध पुरुष होता है, वो आत्मा को गुणों और कर्मों से पृथक मानता है। मतलब जो आत्मा है, जो सोर्स है, उसको हमेशा वो मटेरियल वर्ल्ड से अलग मानता है, मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं मानता। और क्योंकि आत्मा होती है कॉन्शियसनेस, वही होती है वो सोर्स जो कि अहम को चुनाव का अधिकार देती है एक तरीके से, जो उच्चतम संभावना होती है, जहाँ तक अहम को, ईगो को पहुँच जाना होता है। मतलब ईगो की, हम सब की जो एक उच्चतम संभावना होती है, उसको आप आत्मा बोल सकते हैं। तो वो जो होती है वो इन गुणों से अलग होती है, पृथक होती है। तो क्या कहना चाहते हैं फिर इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे श्री कृष्ण, कि ये जो गुण हैं प्रकृति के, ये जितने भी मटेरियल गुण दिख रहे हैं आपको, गुण मतलब कि सब कुछ जो भी मिलके ये प्रकृति को बनाता है, सब कुछ। वैसे तो सत, रज, तम ये 3 गुण होते हैं, इन्हें मैंने एक्सप्लेन किया है अपने इन कुछ वीडियोस में, आप चाहो तो उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप इन जनरल देखना चाहें तो वो यही कह रहे हैं कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चुनाव करती है, जो वर्तमान में रहती है, एक्चुअली में वो प्रकृति से भिन्न होती है, ठीक है। जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है ना, उससे अलग होती है वो। तो यहाँ पे देखिए जो एक खास बात है जो कि इस श्लोक को यूनिक बनाती है, वो ये कि यहाँ पे श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि जो इंद्रियां और मन आदि हैं, मतलब जो हमारा माइंड है, इंद्रियां तो है, इंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन्स, तो सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अवर माइंड, जहाँ पे मेमोरीज रहती है अतीत की, क्योंकि ये जो पूरा अतीत है वो माइंड के बिना संभव ही नहीं है। माइंड है तभी अतीत है, तभी मेमोरीज है और तभी फ्यूचर प्रेडिक्शन है। अगर माइंड में मेमोरीज स्टोर ही नहीं होती तो बस वर्तमान बचता, राइट, ना ही कोई अतीत बचता, ना ही कोई भविष्य बचता। तो ये जो माइंड है ये भी प्रकृति के गुणों का ही हिस्सा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो चारों ये अंतःकरण चतुष्टय के जो हिस्से हैं, जो हमारा पूरा इनर वर्ल्ड होता है ना, सो कॉल्ड, जिसको लेके हम इतना घमंड करते रहते हैं कि यार मैंने सोचा, ये सोचा, मेरी भावनाएं उठी, मेरी भावना थी, मेरा माइंड सोच रहा था, मेरी मेमोरीज थी। तो ये सबको श्री कृष्ण एक ही कैटेगरी में यहाँ पे डाल दे रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब प्रकृति है।
ये सब बस गुणों का खेल है, प्रकृति के गुणों का खेल है, ये सब मटेरियल है, इंक्लूडिंग योर माइंड एंड मेमोरीज। तो वो जो बोधवान पुरुष है, जो एक आइडियल स्पिरिचुअल पर्सन है, मुक्त पुरुष है, वो क्या समझते हैं? वे समझते हैं कि केवल गुण ही गुणों के बीच विचरण करते हैं और इस प्रकार वे उनमें उलझते नहीं हैं। मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो भी मेमोरीज आती हैं, जो भी इमेजेस आती है माइंड में पास्ट की, चाहे कितना भी ट्रॉमा भरा पास्ट क्यों ना हो, वो सब प्रकृति के बस गुण हैं जो कि इधर से उधर केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से जो रिएक्ट कर रही हैं अपने आप, संयोग है। इसमें कोई भी कॉन्शियसनेस का चुनाव नहीं है, कॉन्शियसनेस की इच्छा से या आपकी खुद की इच्छा से नहीं हो रहा है ये सब। अगर माइंड में कुछ आ रहा है तो वो अपने आप आ रहा है, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो बॉडी में। और इसका क्या प्रमाण है कि आपकी इच्छा से आपकी भावनाएं नहीं उठ रही, बस अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट उठ रही है, ऐसे ही उठ रही है। इसका प्रमाण ये है कि अभी अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस ले जो कि आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके ब्रेन के पूरे सिस्टम को हिला दे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अल्कोहल पी लें या कोई ड्रग्स कर लें या कोई दवाई ले लें, एक कोई इंजेक्शन ले लें, तो तुरंत आपको अलग टाइप के विचार आने लगेंगे, आप खुश हो जाएंगे ज़्यादा, जैसा होता है दारू पीने के बाद जो बोलते हैं लोग, या ड्रग्स लेने के बाद जो होता है। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक फिजिकल केमिकल चीज़ डालते ही आपके विचार बदल गए, आपकी मेमोरीज बदल गई और ये दुनिया आपको अच्छी लगने लगी, राइट? तो इसका मतलब ये जो मेमोरीज है ना, ये आपकी है ही नहीं, ये बस क्योंकि आपने इस दुनिया में कुछ चीज़ें देख ली और वो माइंड में कैप्चर हो गई, फिजिकल मेमोरी का हिस्सा बन गई, तो इसीलिए केमिकल रिएक्शन के द्वारा आपको बार बार दिख रही हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉर्टेंट है कि उसको कंसिडर किया ही जाए कि वो माइंड में आ गया है तो भाई अब उसको बैठ के लेके हम रोने ही लगें और सोचने ही लगे कि हाँ तो बस ये मेरे ही विचार है जो आ रहे हैं, तो अब मुझे कुछ करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। नहीं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट मोमेंट में आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, नहीं, बस एक केमिकल रिएक्शन था, एक केमिकल स्टिमुलाई था जो कि आया और आपके माइंड में रिएक्ट कर गया। तो ये पूरी तरीके से केमिकल है। यही यहाँ पे कह रहे हैं श्लोक में श्री कृष्ण की जो मुक्त पुरुष होता है, जो आइडियल मुक्त पुरुष होता है, वो इंद्रियों को, मन को भी प्रकृति के गुणों की कैटेगरी में ही डालता है। वो एक कंसिडर करता है जो मटेरियल है, जैसे उसमें संयोग हो रहे, कुछ भी हो रहा है, हवा कहीं से भी चल सकती है, आपको नहीं पता कि यहीं से हवा चलेगी या यहीं से नदी बहेगी, नहीं। तो जैसे प्रकृति में सब कुछ रैंडम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वैसे माइंड भी प्रकृति ही है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो माइंड में, आपके इनर वर्ल्ड में भी वही काम कर रहे हैं, उसमें आपका कोई बस नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट संयोग में चल रहा है। कुछ भी जब आप उठ रहे हैं सो के, तो हो सकता है कि कोई भी मेमोरी आ जाए, ट्रिगर हो जाए, तो वो आपकी खुद की मेमोरी नहीं है, आपका खुद का चुनाव की हुई इच्छा से आई हुई वो मेमोरी नहीं है, वो एक रैंडम मेमोरी है जो रैंडम केमिकल रिएक्शन से आई हुई है। तो तभी यहाँ पे कह रहे हैं श्री कृष्ण की जो मुक्त पुरुष होता है वो आत्मा को, मतलब जो कॉन्शियसनेस है आपकी, उसको प्रकृति के गुणों से पृथक मानता है, डिफरेंट मानता है। तो इसका मतलब जो कॉन्शियसनेस है, जो एक्चुअली में वो सोर्स है आपके अंदर का, जो लाइफ दे रहा है आपको, क्योंकि वो प्रकृति से अलग है, क्योंकि वो प्रकृति से पृथक है, क्योंकि वो आपकी माइंड से, मेमोरी से भी अलग है, तो इसका मतलब जो आपकी चुनने का अधिकार है, जो वर्तमान में आपके पास चुनने का अधिकार है, वो भी आपके अतीत से अलग है, आपकी मेमोरी से अलग है। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज कोई मेमोरी ट्रिगर हो गई है, अचानक से कोई इमोशन आ गया है आपको, तो आपको उसको फॉलो करना ही है क्योंकि वो आपका खुद का है। नहीं, आप कुछ भी चुनाव कर सकते हो। जो हर पल है, जो वर्तमान है, वही वो आत्मा है, वही सोर्स है जहाँ पे बदलाव संभव है और वो अतीत से हटकर है। तो इसका मतलब जो मन में कंटिन्यूस विचार चलते रहते हैं, कंटिन्यूस जो मेमोरीज का पूरा फ्लो चलता रहता है, कभी भी चुप नहीं होता मन, उससे छूटने का
उससे दूर जाने का बस एक ही तरीका है कि कॉन्शियसनेस को उससे अलग समझा जाए। ये समझा जाए कि ये तो रहेंगी, क्योंकि प्रकृति का खेल है, क्योंकि बॉडी आपको मिली हुई है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रकृति अपना काम नहीं करेगी। अगर बॉडी आपके पास है, राइट, तो उसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहेंगे। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा, पेट जो है खाने को डाइजेस्ट करेगा, वो कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। लेकिन उसे हम इग्नोर करके अपना काम करते रहते हैं, राइट। लेकिन वही चीज़ जब मन में होती है तो हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जब मेमोरीज हमारे सामने फ़्लो करती है तो हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं कि यार नहीं नहीं, ये वाली मेमोरी फ़्लो कर रही है तो इसका मतलब मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है, मतलब ज़रूर अभी ये मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तभी ये मेमोरी मेरे सामने आ रही है। नहीं, तभी बस ये देख लेने की ज़रूरत है कि आत्मा प्रकृति से पृथक है। बस ये देख लेने की ज़रूरत है कि ये तो चलता ही रहेगा, मेमोरीज तो आती ही रहेगी। अगर अभी मुझे बहुत प्रसिद्धि भी मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, या जो भी आप कहते हो ना इस दुनिया में कि यार ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो किसी को मिल जाए तो उसकी लाइफ बन जाएगी, तो अगर वो पल भी आ जाए तब भी ऐसा नहीं हो सकता कि प्रकृति अपना काम करना छोड़ दे। जैसे खून बह रहा है, जैसे खाना डाइजेस्ट हो रहा है, वैसे मेमोरीज भी आती रहेंगी। तो उन मेमोरीज के चक्कर में अगर आप पड़ जाओगे तो वो तो एक अनलिमिटेड, एक अनंत श्रृंखला है एक तरीके से, जो कभी नहीं ख़त्म हो सकती, क्योंकि ये शरीर आपके साथ है। शरीर है तो माइंड रहेगा, माइंड है तो मेमोरीज रहेगी। तो इसका मतलब मेमोरीज बनी ही इस तरीके से, माइंड की बनावट ही कुछ इस तरीके से है कि उसमें कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। हमें बस ये जान लेना है कि ये माइंड है, ये मैं नहीं हूँ। कॉन्शियसनेस, या जिसे हम सोर्स कहते हैं प्रकृति का, या आत्मा कहते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती, वो चुनाव होती है आपका। वो चुनाव जो आप तब भी कर सकते हो जब मेमोरीज चल रही है दिमाग में, उसे इग्नोर करके। तो बस उसे देख लेना कि एक मशीन है जो चल रही है, ये मैं नहीं हूँ। मेमोरीज एक मशीन है, प्रकृति का हिस्सा है, बॉडी का हिस्सा है, मैं नहीं हूँ। जैसे आप ये देख लोगे ना, वही वो मोमेंट होगा जब वो सारी मेमोरीज, वो सारा अतीत एक तरीके से कट जाएगा, शांत हो जाएगा, और वर्तमान के हिसाब से फिर नए डेटा को एक्सेप्ट करने लगेगा। क्योंकि माइंड को पता चल जाएगा कि यार कॉन्शियसनेस तो पास्ट मेमोरीज को भाव दे ही नहीं रही, तो वो थोड़ी देर लूप पे चलाएगा उन मेमोरीज को, फिर अपने आप वो फेड अवे हो जाएगी। तो वो तो वैसे भी फेड अवे होनी थी, क्योंकि वो वैसे भी परमानेंट चीज़ नहीं है, वो अभी है एक मेमोरी, फिर वो चली जाएगी। तो उसको पकड़ के आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बस अपना प्रेजेंट मोमेंट जो है ना, वर्तमान, वो टाइम वेस्ट कर दे रहे हो। वो जो प्रीशियस टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट कर दे रहे हो, क्योंकि वो मेमोरीज तो वैसे भी एक फ्लो थी जो कि आ रही थी और वो चली जाती, जैसे कि लहरें आती है, वो आती और चली जाती। तो जो पास्ट है उसको बस देख के छोड़ देना था, उसके साथ लिप्त नहीं हो जाना था, उसके साथ अटैच नहीं हो जाना था। तो यही वो मूल भूल होती है जो हम करते हैं, क्योंकि प्रकृति तो भाई रहेगी जब तक शरीर है, मेमोरीज आएंगी जाएंगी। आप हर मेमोरी से खुद को अगर अटैच ही करते रहोगे तब तो हो ही गया है। अभी कल ही मैं गीता समागम अटेंड कर रही थी आचार्य प्रशांत का, जो मैं कंटिन्यूस अटेंड करती हूँ गीता के लेक्चर्स। उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी जो मुझे इतनी सही लगी ना। उन्होंने कहा कि वो भी एक्चुअली किसी श्लोक से ही आ रही थी, वो उसी को एक्सप्लेन करते करते वो कह रहे थे, जिसमें वो यज्ञ की डेफिनेशन बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि यार अतीत में अगर कोई बहुत ऊंची से ऊंची उपलब्धि भी हुई हो ना, वो भी छोटी है, वो भी निम्न तल की है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट मोमेंट में किसी बिल्कुल छोटी सी घटिया से घटिया घटना से भी। मतलब अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप कुछ भी कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कुछ नहीं तो नदी किनारे बस बैठे हुए हो, तो वो भी बहुत मूल्यवान है इन कंपैरिजन टू अतीत में अगर आपको कोई स्टेज में अवार्ड मिला हुआ है तो उस चीज़ को याद करने से। क्योंकि ये वर्तमान है, ये अभी है, ये नहीं आएगा दोबारा। हर पल नया है, कोई भी पल रिपीट हो ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो अभी जो ये पल चल रहा है ठीक
2 सेकंड बाद या अगले ही सेकंड एक अलग पल होगा। तो अतीत तो एक्चुअली देखा जाए तो है ही नहीं, अतीत तो मिथ्या है, बस वो एक कॉन्सेप्ट है जो मेमोरीज के थ्रू आपको दिख रहा है। एक्चुअली में अतीत जैसा तो कुछ है ही नहीं, जो है वो तो बस वर्तमान ही है, और वो भी फिसलता जा रहा है, जैसे कि कोई रेत हो और वो फिसल रही हो हाथ से, जैसे कि कोई ट्रेन जर्नी हो लाइफ जो कि आप कर रहे हैं, और एक के बाद एक स्टेशन आए जा रहे हैं, और जो पुराना स्टेशन है वो रिपीट नहीं हो सकता, हमेशा एक नया ही स्टेशन आएगा, एक नया ही दिन आएगा, एक नया ही पल आएगा। तो जब हर चीज़ नई ही हो रही है तो व्हाट्स द पॉइंट कि आप पास्ट को याद भी रखें। हम सब कहते हैं कि हम हिमाचल घूमने जा रहे हैं या उत्तराखंड घूमने जा रहे हैं, भाई हम ये तो सोच ही नहीं रहे कि ये लाइफ जो है वो भी हम घूम ही रहे हैं और ये दोबारा नहीं मिलेगी, और ये जो जर्नी है ये कंटिन्यूस चल रही है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, चाहे आप इग्नोर करें इस फैक्ट को, चाहे आप अपने कंफर्ट जोन में घुसे रहें, अपने पास्ट को पकड़ के रहें, कुछ भी आप करें, कोई भी चीज़ इस फैक्ट को, इस तथ्य को नहीं बदल सकती, नहीं झुटला सकती कि ये जो लाइफ की जर्नी है ये एक ही बार होगी और ये ख़त्म होती जा रही है लगातार, जैसे कि कोई रेत फिसल रही है हाथों से। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई नो कि ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती हूँ कि मैं जितना ज़्यादा इनको सिंप्लीफाई कर सकूँ उतना सिंप्लीफाई करूँ, ताकि आपको ये समझ आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाना मत भूलिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ ही सब्सक्राइबर बचे हैं मेरे अभी 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल में और अभी आपने ये वीडियो देखा है तो।